हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स ग्लोटिस लिमिटेड। गाइस ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 29 सितंबर ओपन हुआ था और 1 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 120 टू 129 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 114 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बिनेशन है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 307 करोड़ का इशू साइज 2.4 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है और जिसमें से फ्रेश इशू 160 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 147 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट है 3 अक्टूबर। 6 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 114 शेयर्स मिलेंगे, 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, जो कि अगर रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एचएनआई जिसमें स्मॉल और बिग दोनों इंक्लूड है, 15 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट ओनली अलॉट किया जाएगा। कंपनी के प्रोमोटर राम कुमार सेंथिलवेल और कुट्टाप्पन मणिकंदन इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 99% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 12% का। बिग एचएनआई 20%, स्मॉल एचएनआई 10%, रिटेल 40% ऑफर दी गई है। एंकर से कंपनी में लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 55.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। क्यूआईबी से 1.7 टाइम सब्सक्राइबर 28.5 लाख शेयर्स का बीट ऑफर था। 50.4 लाख शेयर्स का बीट किया 65 करोड़ का, जो कि ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन बिग एचएनआई से 1.5 टाइम का 47.6 लाख शेयर्स का ऑफर था। 71.9 लाख शेयर्स का बीट किया 92.7 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी और बिग एचएनआई में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, लेकिन स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि स्मॉल एचएनआई 35% ओनली सब्सक्राइब है, 8.3 लाख शेयर्स का बीट किया 10.7 करोड़ का। रिटेल में ओनली 60% सब्सक्राइब है, 57.5 लाख शेयर्स का बीट किया 74.2 करोड़ का बीडिंग है। टोटल 96% सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब है क्योंकि स्मॉल एचएनआई और रिटेल में लोअर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। 1.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया 242.7 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो 5 रुपीज का जीएमपी है और 30 सितंबर को जीएमपी 29 सितंबर के कंपैरिजन बहुत बुरी तरह से क्रैश किया था। 20 रुपीज का था, उसके बाद 5 रुपीज का कल का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 3.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 134 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 570 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो जून 2024 में इनकॉर्पोरेट, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लगभग आज से एक साल समथिंग, एक साल 2-3 महीने पहले जो सो मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस कंपनी है। ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ओशन, एयर और रोड लॉजिस्टिक्स, इन तीनों के थ्रू और एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज के साथ अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे गुड्स का जो मूवमेंट है उसको ऑप्टिमाइज कर सके डिफरेंट रीजन्स में। सर्विसेज में इंक्लूड है ओशन फ्राइट फॉरवर्डिंग, जिसमें इंक्लूड है प्रोजेक्ट कार्गो लोड्स, फुल कंटेनर लोड्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए, एयर फ्राइट फॉरवर्डिंग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और रोड ट्रांसपोर्टेशन, एंसिलरी सर्विसेज जैसे वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग, 3PL, कस्टमर क्लियरेंस। और 24 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है अप्रोक्सीमेटली 95,000 TEUs जो है सो हैंडल किया था इंपोर्ट का ओशन फ्राइट के थ्रू। और फेब 25 में लगभग इंडिया में 8 ब्रांचेस के थ्रू, जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली, गांधीधाम, कोलकाता, मुंबई, टुटिकोरिन, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, कोचीन, जो कि रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस है चेन्नई में, जो कि कवर कर रहा है मेजर पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन हब्स को, और जिससे जो है ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया में। और प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्री जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, सभी में जो है मतलब सभी कॉन्टिनेंट में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का जहाँ पे जो कस्टमर्स की बात करें तो लगभग लगातार कंपनी अलग अलग कंट्रीज में कर रही है, लेकिन लगातार इंक्रीज कर रहा है 22 से 25 के फर्स्ट हाफ तक है, जो कि देखिए तो लगातार इंक्रीज कर रहा है। अभी 119 कस्टमर्स के आसपास जो है सो कंट्रीज में जो है सर्व कर रही है। और कस्टमर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स देखिए लगातार इंक्रीज किया था 25 तक, 24 तक जो है इंक्रीज किया था, बट 25 के फर्स्ट हाफ में थोड़ा डाउनफॉल हुआ कस्टमर बेस,
1246 देखने को मिल रहा है। 10 जनवरी के अकॉर्डिंग 171 ओवरसीज एजेंट्स, 98 शिपिंग लाइंस, 52 ट्रांसपोर्टर्स, 43 कस्टम हाउस एजेंट्स, 22 एयरलाइंस, 20 कॉन्सोल एजेंट्स, जो कि इसका नेटवर्क है जिससे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप जो है इस पर बिल्ड कर रही है, बिल्ड किया है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 17 कॉमर्शियल व्हीकल्स ओन किया है, खुद का है, और एक्सटेंसिव व्हीकल और एजेंसी नेटवर्क जो है इसके पास कंपनी के पास, जो कि इसके इंक्रीजिंग डिमांड और सीज लार्ज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ जो स्केल अप करने में अलाउ करता है कंपनी को। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है? वन ऑफ द लीडिंग फ्राइट फॉरवर्डिंग प्लेयर्स है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। वाइड नेटवर्क है, इंटरमीडियरीज कपल्ड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है एसेट पोर्टफोलियो के साथ, और स्केल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है जो कि हैंडल डाइवर्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में कैपेबिलिटीज है, और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज में। वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल प्रेजेंस है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो कि ऑपरेट कर रहा है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, 23 में 479 करोड़ का रेवेन्यू, 22.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 499 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 942.5 करोड़ का रेवेन्यू, 56 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आया। बट 25 में अगर देखिएगा तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके कुछ रेशियोज की बात करें, ROE 57%, RONW दोनों सेम है, ROC 72.6%, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 6%, 8.3%, PB रेशियो 10.5 टाइम, PE रेशियो 18.4 टाइम का देखने को मिल रहा है। PE रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस रखा गया, सभी नियर टर्म पॉजिटिव्स को डिस्काउंट करने के बाद भी जो PE रेशियो जो प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड IPO रखी गई है। लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट भी है, हैवी डिपेंडेंस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर जो कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है। ओशन फ्राइट कॉन्सेंट्रेशन है जो कि इंक्रीज कर रहा है वल्नरेबिलिटी को लेकर मार्केट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड। थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज पर रिलायंस है जो कि ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन का रिस्क हो सकता है। लिमिटेड वेयर हाउसिंग प्रेजेंस है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड ओनली तमिलनाडु जो कि चेन्नई में, और सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रिलायंस करता है फ्यू लार्ज रिपीट कस्टमर्स पर। और ये कुछ रिस्की पॉइंट है। तो गाइस हम लोग बात करते हैं अब इसमें कहाँ कहाँ इसका प्रेजेंस, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर देखिएगा तो कनाडा, USA, मैक्सिको में, पनामा, पेरू, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गाइस, वीडियो पॉज करके कौन कौन सा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं जिसमें इसका प्रेजेंस नहीं है। हाँ, अंटार्कटिका छोड़ सकते हैं क्योंकि अंटार्कटिका में वैसे भी कोई रहता नहीं है, वहां अगर प्रेजेंस भी नहीं होगा गाइस। अब यहाँ पे देखिए मेजोरिटी रेवेन्यू जो है ना इसका ओशन फ्राइट जो कि इंपोर्ट से किया जाता है 83% का, देख सकते इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर भी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, 47.5% का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को जनरेट किया 25 फाइनेंशियल ईयर में। कॉन्टिनेंट वाइज वॉल्यूम अगर स्प्लिट करेंगे तो एशिया में 90% का उसका बिजनेस चलता है, 90% का जो वॉल्यूम है एशिया से ही ओनली अकेले जनरेट कर रहा है, मतलब एशिया पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा। हाँ, इंडियन लॉजिस्टिक्स मार्केट साइज की बात करेंगे तो इसका एस्टिमेट रखा गया है इंडिया का 30 फाइनेंशियल ईयर तक 9.6% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। इंडियन फ्राइट फॉरवर्डिंग मार्केट साइज लगभग 10.9% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखी गई है। और अगर हम बात करेगा इस कंपनी के कंपैरिजन करें इसके कॉम्पिटिटर से, देखिए यहाँ पे इंडिया की जो एशियन इंपोर्ट वॉल्यूम जो है इसका फॉरकास्ट भी किया है, लगभग 4% CAGR ग्रोथ करेगा 29 फाइनेंशियल ईयर तक। और इसका एक्सपोर्ट भी जो करेगा इंपोर्ट का तो 4% इंक्रीज CAGR ग्रोथ करेगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है 5.9% CAGR ग्रोथ करेगा करने का एस्टिमेट रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपनी का लगभग आप कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिटर से, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो इसमें गाइस देखिए इसके कॉम्पिटिटर है ग्लोटिस के कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसमें गाइस टाइगर लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो टर्मिनल्स, TCI L और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये सभी 4 कंपनी जो है कॉम्पिटिटर है। आप यहाँ पे पढ़ सकते 4 कंपनी के कॉम्पिटिटर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू किस तरह से स्प्लिट किया गया यहाँ पे सबसे जो कंपैरिजन किया गया रेवेन्यू, लेकिन हाँ ग्लोटिस का रेवेन्यू देखिए तो बेहतर देखने को मिल रहा है, और TCIL को और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते इसके छोड़ करके बाकी दोनों कंपनी से बहुत अच्छी इसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एबिटा भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, PAT मार्जिन भी अगर देखिए तो ठीक ठाक बेटर देखने को मिल रहा है, ROE भी बेटर देखने को मिल रहा है, ROC भी बेटर देखने को मिल रहा है। सभी से कंपेयर करें तो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखिए तो बेटर देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कोई खास डेट नहीं है, तो एक अच्छी पॉइंट है इस कंपनी का। और
देखिए तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रेजेंस इसका भी देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो 5 रुपीज का 3.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स का परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट बस की फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल गाइस देखिए आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।